तो स्वागत है आप सबका मास्क उतारो जी में। आज की मेरी वार्तालाप है टीएमसी के स्टेट माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर फरीद खान से। नमस्कार फरीद जी। मैंने आज सोशल मीडिया पे देखा कि ममता जी की व्हीलचेयर पे फोटो लगी हुई है, तो किसी ने ये लिखा है उसके ऊपर, व्हीलचेयर पर दीदी बैठी सबसे मांगे वोट, 24 घंटे में कटा प्लास्टर, ये कैसी थी चोट। ये क्या किस्सा है चोट का? देखिए, चोट का तो जग जाहिर किस्सा है, चोट लगी थी। और जिस तरह से सोशल मीडिया के लोग या अगर एक पर्टिकुलर पार्टी है वो ये अफवाहें फैला रही है, उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो डॉक्टर ही अच्छा बता सकेंगे। तो मतलब फ्रैक्चर में तो टांग ऊपर करके ऐसे टांग को रेस करके लेटना होता है, और उनकी एक दिन में ही फ्रैक्चर लेग ठीक हो गई। मतलब अब देखिए, सामने इलेक्शन है, लोगों को इलेक्शन पे ध्यान नहीं है, लोग टांगों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अरे आपको तो, या लोगों को, या जिस तरह के भी जो लोग हैं उनको तो ये सोचना चाहिए कि एक ब्रेव लेडी है जो टांग में चोट होने के बावजूद भी टांग उठाकर पूरे बंगाल में घूम रही है। उनको तो एक नारी के बारे में इस चीज को एप्रिशिएट करना चाहिए था। इसमें ना नारी की बात होती है ना सहानुभूति की बात होती है। बात ये है कि फ्रैक्चर इतनी जल्दी ठीक हो जाना ये अचंभे की बात है, इसलिए लोगों के सवाल आ रहे हैं, और कोई बात नहीं। देखिए, ना तो मैं एक्सपर्ट हूँ ना आप एक्सपर्ट हैं। जिन्होंने एमबीबीएस किया होगा, एमडी किया होगा, ये डॉक्टर लोग ही अच्छा सवाल बता सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर इस बारे में, सिर्फ टांग के फ्रैक्चर के बारे में पूछना है तो डॉक्टर्स अच्छा बता सकते। मैं पॉलिटिकल इंसान हूँ, मैं जानता हूँ हमारी मिलिट्री है वो इतनी मेहनत कर रही है, जिस मेहनत से, जिस ताकत के साथ वो बंगाल में टूटी हुई टांग लेके घूम रही है, मैं तो उनको सलाम करता हूँ। जी जी जी, चलिए। आप माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या स्कीम्स लेकर आए हैं? देखिए, मैं माइनॉरिटी सेल का जनरल सेक्रेटरी जरूर है, लेकिन हम लोग किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, हम लोग पूरे लोगों के बारे में सोचते हैं। हमारे पास माइनॉरिटी की स्कीम भी है, हमारे पास मेजोरिटी की स्कीम भी है। नहीं, पर माइनॉरिटी के लिए नहीं, क्योंकि आप माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो मेरा यही सवाल है कि माइनॉरिटी के लिए क्या स्कीम लेके आए हैं आप, मतलब उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं आप, मेरा ये सवाल है। देखिए, हमने माइनॉरिटी के लिए जो जो डेवलपमेंट किया, हमारे पास जो जस्टिस सच्चर की जो रिपोर्ट आई थी, उस बेस पर हमने, उन्होंने जो जो जगह पर कमियां बताई थी, हमने उस हर कमी को पूरी करने की कोशिश की है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने पूरा काम कर दिया है, लेकिन हमने हर डिपार्टमेंट में माइनॉरिटीज जो सबसे ज्यादा डिप्राइव थी बंगाल में जो 34 साल का जो रूल था सीपीएम का, उस जमाने में जो कमजोरियां थी, हमने हर उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश। आपको लगता है कि मुस्लिम्स जो माइनॉरिटी में आते हैं उनके लिए उनके अंदर कोई फर्क आया है, उनके बीच में कोई मतलब डेवलपमेंट हुई है, वो ज्यादा स्कूल जाने लग गए हैं या ज्यादा कॉलेजेस जाने लग गए हैं और पढ़ाई लिखाई करने लग गए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम नहीं है। माइनॉरिटी यहाँ पर जैन भी है, माइनॉरिटी बुद्धिस्ट भी है, माइनॉरिटी मथुआ समुदाय के भी लोग, बहुत से इसमें माइनॉरिटी है। तो हम कलेक्टिव रूप में माइनॉरिटीज के लिए काम करते हैं, नॉट ओनली मुस्लिम। पर कोई तो स्कीम होगी, कुछ चीज होगी जो आप उसके बारे में, बहुत सी स्कीम है। हमने अच्छे बच्चों को जो पढ़ने में आगे, उनको स्कॉलरशिप देने का काम किया है, माइनॉरिटी एजुकेशन लोन का काम देने का काम किया है, बहुत सारे काम हमने माइनॉरिटीज के लिए। तो आपने, अगर ये हकीकत है, तो आप जमीन पे जाके आपने देखा है, ग्राउंड लेवल पे आपने देखा है कि ये सब हुआ है कि नहीं हुआ? मैंने देखा है पूरा। हम माइनॉरिटी के साथ मिलकर रहते हैं, हम हवाई जहाज से नहीं आते आके चले जाए, और हम हमेशा माइनॉरिटी के साथ ही रहते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री निवास योजना, आयुष्मान भारत, किसानों के अकाउंट में 500 रुपए हर महीने डालना, और बहुत सारी एलपीजी गैस के कनेक्शंस देना, ये सारी योजनाएं वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं लगी? नहीं लगी है। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन आके खुद बताया कि उन्होंने बंगाल में 90 लाख लोगों को गैस की योजना के तहत वो लेकर आए। पर आपने लोगों को बताया कि वो प्रधानमंत्री जी ने दी। आयुष्मान भारत तो नहीं लिया आपने? बहुत अच्छा, मतलब आयुष्मान भारत लेके हम क्या करेंगे? हमने, जब आप खुद देख रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए, हमने आयुष्मान भारत की जगह स्वास्थ्य साथी कार्ड देने का काम किया। नहीं तो आप बताइए, मैं अभी वेस्ट बंगाल में थी, नहीं, कंडीशन जो खराब, अगर आपने 34 साल, जो 10 साल पहले देख लिया होता तो आपको लगता है कि उससे बहुत बेहतर है। आपको कैसे खराब लगा हमको नहीं मालूम है, लेकिन हो सकता है खराब आपको लगा हो,
पर लोगों से जाके बात करो ग्राउंड पे, तो वो तो कहते हैं कि हमें कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही। नहीं, पूरी फैसिलिटीज मिल रही है आपको। किससे मुकाबला हुआ है? मैं आपको ही बताने जा रहा हूँ कि आयुष्मान कार्ड की आप जो बात कर रही है, मोदी जी ने 2 लाख का देने का काम किया है। हम आपको स्वास्थ्य साथी के कार्ड के हिसाब से 5 लाख का दे रहे हैं। आयुष्मान भारत में भी 5 लाख का ही है, पर मैंने तो कई लोगों से पूछा कि उनके पास कार्ड है कोई, क्योंकि मैंने पढ़ा था ममता दीदी की स्कीम का भी, पर काफी लोगों ने मुझे यही जवाब दिया। मतलब मैंने 10 लोगों से अगर बात की, और मैं सुंदरबंस जा रही थी, तो रास्ते में जब मैंने बात की तो सबने मुझे बोला कि हमारे पास कोई कार्ड नहीं आया है। देखिए, कार्ड की स्कीम चल रही है, बहुत से लोगों को कार्ड मिला। मैंने खुद कार्ड लिया, मैं इस वक्त कार्ड लेके नहीं घूम रहा, वरना आपको दिखा देता। और उसमें लोग जो अगेंस्ट पार्टी के लोग हैं वो भड़का भी रहे हैं कि कार्ड जाके दिखाने से ये कोई जवाब नहीं हुआ कि हर चीज आप ऑपोजिशन पे या जो पार्टी के लोग अगेंस्ट हैं है उसी के लिए। हम भी तो जो सोशल मीडिया पे लोग लिख दे रहे हैं उसको हर चीज को हम मानने जरूरी नहीं है। मैंने जमीन मैं वेस्ट बंगाल में गई थी, मैं थी वहां पे, और मैंने देखा है कि ये कार्ड सबके पास नहीं है जो आप बोल रहे हैं। कार्ड का काम ममता बनर्जी ने जो स्कीम लगाई है वहां पे लोगों को फ्री मेडिकल नहीं मिल रहा है, और सिर्फ अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आप किन लोगों से मिले थे? आप मेरे साथ चलिए, मैं 50 हॉस्पिटल आपको घुमाऊंगा और वहां पे 50 मरीज भी दिखाऊंगा जो स्वास्थ्य साथी से ही, इवन हार्ट का, किडनी का, तरह तरह के ऑपरेशन हुए हैं, लोग कामयाब हुए। आप फेसबुक पे जब आप सोशल मीडिया देख रही हैं तो आप सोशल मीडिया ठीक से देखिए। लोग खुद आके बोल रहे हैं कि जिससे उनको इतना फायदा मिला है। हाँ, पूरे लोगों को नहीं मिल पाया होगा। इलेक्शन अनाउंस हो गया है, इलेक्शन कमीशन ने आके कार्ड का फोटो जो खींच रहा था वो आना बंद करवा दिया है। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा फिर पूरा काम करवाएंगे। अच्छा, 135 बीजेपी के कार्यकर्ता, वर्कर्स या बीजेपी के सपोर्टर्स को मारा गया है। उनका कहना है कि ये टीएमसी के गुंडों ने मारा है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? पूरा गलत इल्जाम है। वो आपसी लड़ाई लड़ते हैं। आपसी लड़ाई लड़ने में 2 आदमी लड़ाई करते हैं, कोई ना कोई मार खाता। जो भी मार खाता उसका हमें खेद। अच्छा। किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, किसी का कर्मी भी हो। अच्छा। उनका कर्मी हो या हमारा कर्मी। मतलब उनके जो परिजन कह रहे हैं, उनकी जो फैमिली कह रही है, वो झूठ है, ये आपसी लड़ाई में सब लोग मरे हैं। देखिए, कहने वाले तो कहते रहेंगे, हमारे जो लोग मरे मैं तो बताने नहीं आ रहा हूँ। नहीं, आप मेरे को पहले इस बात का जवाब दीजिए कि जो 135 लोग कार्यकर्ता मरे हैं, उनके परिजन क्या झूठ बोल रहे हैं? उनकी फैमिली झूठ बोल रही है क्या? नहीं, वो देखिए, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। सबका अपना अपने को आईना होता। हमारे हजारों कार्यकर्ता मरे हैं। आज हम रूलिंग पार्टी में होने के बावजूद भी हमारे लोग मारे जा रहे हैं। मैं उनके इल्जाम देने नहीं जा रहा हूँ। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अच्छा चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, आप पहले ये बात सुनिए। हाँ, अखलाक, यूपी में अखलाक मरता है तो डेरेक ओब्रायन 1100-1200 किलोमीटर दूर से फ्लाइट लेकर अखलाक के घर पहुंच जाते हैं। हाथरस में केस होता है, वहां पहुंच जाते हैं। क्या ये जो वेस्ट बंगाल, जो आपका अपना खुद का स्टेट है अभी डेरेक ओब्रायन का, उनकी ही पार्टी रूल कर रही वहां पे, ये 135 जो लोग मरे हैं बीजेपी के, उनके परिजनों को मिलने गए हैं वो? देखिए, उनके घर तो उनके पार्टी के लोग ही जा रहे हैं। किसने मरवाया है, क्या किया, वो आपसी जो पूरा अभी उनकी लड़ाई चल रही है। नहीं, पर अगर अखलाक को मिलने इतनी दूर डेरेक ओब्रायन जा सकते हैं, तो ये तो उनके स्टेट में लोगों की डेथ हुई है, तो यहाँ क्या डेरेक ओब्रायन मिलने गए? निश्चित तौर पर गए होंगे। अगर कोई मरा होगा, हमारी ममता बनर्जी जो नेत्री है वो इतनी मानविक है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होता है उसको देखती है। आपने स्टेट, चलिए उनके परिजनों से ये पूछ लेते हैं कि स्टेट ने, वेस्ट बंगाल स्टेट की गवर्नमेंट ने ये 135 परिजनों के लिए क्या किया? पूछिए, आप जरूर पूछिए, आपका काम है पूछना। स्टेट गवर्नमेंट ने जिनके घर किसी की मौत हो जाती है, अगर वो हिंदू लोगों की मौत होगी, तो स्टेट ने उन लोगों के लिए क्या किया? देखिए, हमारे यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सोच के कोई काम नहीं करता है। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो डेरेक ओब्रायन ने, आप मेरी बात सुनिए, तो डेरेक ओब्रायन अखलाक को मिलने, एक मुसलमान की डेथ हुई जिस कारण भी हुई, उसको मिलने इतनी दूर आ गए, पर आप कह रहे हिंदू मुसलमान नहीं करते। तो रिंकू शर्मा की जब डेथ हुई दिल्ली में, जब रिंकू शर्मा की डेथ हुई, तो तब डेरेक ओब्रायन क्यों नहीं आए? कोई बात नहीं करते हैं हम। इंसान के तौर पर, एक इंसान की अगर एक हिंदू मरता है, रिंकू की डेथ हुई, तो डेरेक ओब्रायन क्यों नहीं आए कलकत्ता से? नहीं, जब रिंकू की डेथ हुई तो डेरेक ओब्रायन क्यों नहीं आए? लेकिन हमारे यहाँ पर
किसी की भी जान जाती है, किसी के साथ भी कोई नुकसान होता है, हम हमारे लोग, हमारे मंत्री लोग पहुंच जाते हैं। बाकी किसी के पर्सनल लेवल का क्या हुआ ये आप उनसे जाने पूछें, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, अखलाक को मिलने डेरेक ओब्रायन चले गए, तो रिंकू की भी डेथ हुई जब यहाँ पे, तो वो क्यों नहीं आए कोलकाता से, अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं तो? अखलाक के साथ क्या रिलेशन था डेरेक ओब्रायन का, रिंकू के साथ नहीं है? क्या वो भारतीय नहीं है? कल एक यहाँ की लड़की है अलीपुर की, उनके परिजनों का कहना है कि घर वालों के, ससुराल वालों के अत्याचार से उस रसिका ने आत्महत्या कर ली। उसके लिए कल जस्टिस फॉर रसिका का जुलूस निकाल गया, उसमें हम मुस्लिमों के हम लोग शामिल थे। हम लोग यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं, वो तो इंसान का नुकसान हुआ है, जुलूस के बारे में पता है, वो सारा टीएमसी को ब्लेम कर रहे हैं, उसमें टीएमसी के ऊपर ब्लेम आ रहा है कि वो लड़के वाली फैमिली। पर जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, आपने उनकी मदर का इंटरव्यू देखा है? वो ये कह रही है उस इंटरव्यू में, उस लड़की की मदर जिसने सुसाइड कमिट करी है, कि जो लड़की के इन-लॉज हैं उसको टीएमसी के नेता बचा रहे हैं। आप कह रहे हैं आप जलूस में थे, पर उनकी वीडियो देख के वो सीधे नेताओं के ऊपर इल्जाम लगा रही है। बिल्कुल बात आपकी मान ली, आप कह रही, उनके लोग बोल रहे हैं टीएमसी के नेता बचा रहे हैं, और ये टीएमसी के नेता जस्टिस फॉर रसिका के लिए निकला था। तो आप देख लीजिए, इल्जाम लगाना बहुत आसान है, इल्जाम लगाना। लड़की की माँ भी कह रही है कि लड़की की माँ भी कुछ कह रही, तो आप कह रहे हैं इल्जाम लगाना। मैं रसिका के जस्टिस के लिए मैं खुद मिছিল में शामिल था, इससे बड़ा सबूत मैं आपको क्या दे सकता हूँ। अब आप क्या बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट करते हैं वेस्ट बंगाल में? सॉरी, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, अंदर घुसपैठी ये तो केंद्र सरकार के अधिनियम में है, ये केंद्र सरकार के लोग बता सकेंगे। बॉर्डर पे हमारे लोग नहीं बैठे हैं, बीएसएफ हमारी नहीं है, बीएसएफ केंद्रीय। तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट किए हैं, तो उनके पास मैंने सुना है वोटर आईडी है और आधार कार्ड है, तो वो केंद्र सरकार ने बना के दिए उनको, वेस्ट बंगाल के आधार कार्ड केंद्र सरकार ही बना के देती है। नहीं तो मतलब इन सबको केंद्र सरकार ने आधार कार्ड और वोटर आईडी दिए वेस्ट बंगाल के बना के? अगर जो दिए हैं तो आप वो केंद्र सरकार से पूछ सकते हैं, केंद्र सरकार ही देता है आधार कार्ड। उनके पास वोटर आईडी, उनके पास वोटर आईडी और सरकार के अधिनियम में ही वोटर आईडी और आधार कार्ड कैसे आए? गलत इंसान से गलत सवाल पूछ रही है। नहीं, क्यों? आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड राज्य सरकार को बनाने का कोई अधिकार नहीं है, ये तो मैं उन्हीं से सवाल करूंगा। राज्य सरकार ने बना के नहीं दिए, राज्य सरकार ने बना के नहीं दिए, राज्य सरकार इसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं। तो वोटर आईडी का भी राज्य सरकार के साथ कुछ लेना देना नहीं। देखिए, जो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वोटर आईडी कार्ड कौन बनाता है, आधार कार्ड कौन बनाता है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये केंद्र सरकार के हाथ में। और आप जो बोलते हैं तो राज्य की मशीनरी ये वोटर आईडी और आधार कार्ड नहीं बना के देती? नहीं, ये तो केंद्र सरकार के अधिनियम में आता है, उनके लोग बनाते हैं। तो मतलब आपके मुताबिक केंद्र सरकार ने जो बंगाली इन्फिल्ट्रेट बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट किए हैं, उनको सेंटर ने आधार कार्ड और वोटर आईडी बना के दी। नेचुरली वो अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। आज बंगाल में करीब 3 करोड़ मतुआ समुदाय के लोग हैं, वो तो बांग्लादेश से ही लोग आए थे, जो उनको बोल रहे हैं कि आप आ गए हैं, हम उनको आपको नागरिकता देंगे, और हम भी बोलते हैं उनको नागरिकता दीजिए आप। तो मतलब सेंटर बोल रही है कि हम उन बांग्लादेशियों को नागरिकता देंगे? सेंट्रल बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं, ये अमित शाह जी बोल रहे हैं, ये अमित शाह जी बोल रहे हैं। अब अमित शाह जी उसमें से छाट के बोल रहे हैं। नहीं, अमित शाह जी ये बोल रहे हैं कि जो इन्फिल्ट्रेट कर गए इंडिया में, उन सबको वो सिटीजनशिप देंगे। सीए के अधिनियम में जो आया है, उन्होंने सीए भी जो लाया है, उसमें सारे उन्होंने बनाया कानून, उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। मैं बांग्लादेशी जो अंदर आ गए, इन्फिल्ट्रेट किए, उनके बारे में पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं हम उनको सिटीजनशिप देंगे, क्या उन्होंने बोला है कि जो बांग्लादेशी लोग अंदर आ गए उनको सिटीजनशिप? उन्होंने बोला है छांट कर देंगे, उन्होंने बोला है छांट कर देंगे। उन्होंने ये बोला है परसिक्यूटेड एंड प्रोसिक्यूटेड हिंदूज, क्रिश्चियन एंड सिख्स को देंगे। तो मुस्लिम को क्यों नहीं देंगे? तो आपके मतलब कि जो बांग्लादेश से मुस्लिम्स आए हैं वेस्ट बंगाल में, उनको अमित शाह जी ने वोटर आईडी और आधार कार्ड बना के दे दिया। देखिए, जिसने भी दिया है, वोटर इलेक्शन कमीशन हमारे अंडर में नहीं आता है, राज्य सरकार के अंडर में,
और तो ना ही राज्य आधार सरकार कार्ड क्या देने की मदद नहीं अनुमति। करती? राज्य सरकार की मशीनरी नहीं होती है वोटर आईडी बनाने में और आधार कार्ड बनाने में? देखिए मशीनरी तो उन्हीं की होती है, लोग यहाँ के जरूर होते होंगे जो उनके इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। जिस तरह से मैं आपको बात तो समझा आपका दूं कहना है कि कि बॉर्डर सेंटर की सिक्योरिटी फोर्स, इंस्ट्रक्शंस पे, आपका कहना है सेंटर की इंस्ट्रक्शंस पे आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बांग्लादेश से जो मुस्लिम्स आए हैं उनको, कौन आता उनके है, चाहिए। कहाँ से आया है, कौन कहाँ से आया, ये मैं नहीं जान रहा हूँ। तो आप राज्य नहीं मान रहे, सरकार आप आपके अकॉर्डिंग बांग्लादेशी मुसलमान अंदर नहीं आए हैं? अगर आ रहे हैं, अगर मुझे नहीं मालूम, मैं बॉर्डर पे नहीं रहता हूँ और मुझे नहीं मालूम है, जो मीडिया सोशल मीडिया में देखता हूँ। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि आप ये सवाल मुझसे कर रही हैं कि अगर आ रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, बोलूं कि केंद्र सरकार फेल है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में है, बॉर्डर किसके अंडर में है। तो ये आप सवाल गलत लोगों से पूछ रही हैं, राज्य सरकार के अंडर में तो नहीं है। स्टेट राज्य स्टेट सरकार के अंडर में राज्य का लॉ एंड ऑर्डर है। आपकी बात मानी, वो सेंटर के अंडर है, पर क्या स्टेट मशीनरी सेंटर के साथ मिलकर कार्य नहीं करती है बॉर्डर पे? बॉर्डर स्टेट है, तो बॉर्डर स्टेट है तो स्टेट की मशीनरी का और स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनका कोई लेना देना नहीं होता है। उसके लिए तो जवाबदारी मैं नहीं हूं ना, वो तो केंद्र सरकार के लोग ही जो जवाबदारी होंगे। जो कहीं पर भी जो अगर कोई गलत काम होता है तो वहां पे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। आपको आपको अगर मालूम है वो केंद्र सरकार के हो चाहे राज्य सरकार के हो, अगर कोई गलत काम कर रहा है, वो चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का, उसको आप अरेस्ट किए। जो भी, अगर आपके पास लोगों की लिस्ट है, उनको किसने बुलाया, किसने उनका कार्ड बनाया, आपको उनको तुरंत अरेस्ट करना तो चाहिए। जब सीए और एनआरसी लागू होगा वेस्ट बंगाल में, होगा तो फिर आप उस टाइम ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे? आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन सीए और एनआरसी के नाम पे कुछ गलत लोगों को फंसा के उनको बाहर किया जाएगा तो हम ऑब्जेक्शन करेंगे। लेकिन जो लोग अभी तक सीए और एनआरसी में कितने गलत लोगों को फंसा दिया है सेंटर ने? अभी तो हमारे यहाँ पर हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपके आप नहीं हुआ, आसाम, पर बाकी देश में जहां भी लागू हो रहा है या हुआ है, तो आप वहां पे आसाम अभी में, तक कितने जो इनोसेंट लोगों को डिटेंशन कैंप में भेज दिया है या कहीं बाहर निकाल दिया, कितने लोगों के साथ किया है सेंटर ने? आप गिनती तो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं आसाम में नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। फखरुद्दीन अली अहमद जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके जी हैं, उनके ग्रैंडसन को घोषित कर दिया गया है कि वो हमारा देश का नहीं है। एक मेजर जनरल थे जिन्होंने कारगिल की लड़ाई तक लड़ी है, उनको निकाल दिया गया है कि आप हमारे यहाँ के नागरिक नहीं है। ठीक तो है, इस मैं तरह आपकी बहुत बात से मानती हूँ, उदाहरण वो हैं। मेजर जनरल की बात मेरे को भी पता है। आप मुझे बताइए, उनको सिटीजनशिप क्या 2014 के बाद मिली थी कि पहले से उनको अंदर, वो बांग्लादेश से अगर आए थे या जहां से भी आए हैं वो, तो क्या उनको आर्मी में एनरोल 2014 से पहले किया गया था कि 2014 के बाद किया गया था? नेचुरली पहले किया गया था। तो उसमें तो अगर बाद में उनके बारे में कुछ पता चलता है, तो अगर सरकार उसके लिए एक्शन लेती है तो ये इनजस्टिस हो जाती है। तो मतलब आप जस्टिफाई कर रही हैं कि वो बाहर के तो लोग थे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप ये मान रही हैं कि वो बाहर मैं के थे? ये बोल रही हूँ, क्या मैं ये नहीं, जस्टिफाई कर मैं रही हूँ? आपसे मैं ये ये सवाल कह कर रहा रही हूँ, हूँ, मैं आपसे ये सवाल कर रहा मैं हूँ। उस बात का सुनिए, नहीं आपकी नहीं मैं नहीं उस नहीं, बात का जवाब दे रही हूँ जहां आप आप कह रहे हैं जस्टिफाई कि कर रही हैं। गलत लोगों को फंसाया जा रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं अगर ये कह रहा हूँ कि अगर वो गलत लोगों मेजर को जब जनरल जब के साथ फंसाया जो भी, जाएगा, हम लोग प्रतिवाद करते हैं, प्रतिवाद करते रहेंगे। गलत लोगों को जब भी कहीं फंसाया जाएगा, हम लोगों, चाहे कोई हिंदू हो आप और मेरी बात मुसलमान का हो। जवाब ही नहीं दे रहे। मैं आपसे क्या सवाल कर रही हूँ, आप मुझे क्या जवाब दे रहे हैं? मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि अगर वो मेजर जनरल के साथ आप कह रहे हैं इनजस्टिस हुई है, पर अगर पहले आए हैं 2014 से पहले और उनके बारे में बाद में पता चलता है, तो क्या गवर्नमेंट उनको इन्फॉर्म भी ना करे, इस बारे में बात भी ना करे? तो यानी कि आप ये मान रही है कि केंद्र सरकार हर चीज में फेलियर है, वो कोई भी सरकार रही हो। इस अरे, तो 2014 से पहले की आज गलती को आज एक अगर इंसान, हमारी जो आज की मिलिट्री है, गवर्नमेंट उसको आज हमारा जो उसको मिलिट्री नोटिफाई, सिस्टम है, आपके नोटिस में कोई चीज लाती है, तो वो उसमें केंद्र सरकार का फेलियर है। तो वो, लेकिन उसका दोष तो आप हमको भी नहीं दे सकती है, मैं आपको तो हमारी दोष दे राज्य नहीं रही, सरकार को भी नहीं दे मैंने सकती है। एक बार भी आपको दोष दिया इस बारे में। आपने मुझे एग्जाम्पल दिया, मैंने उसका आपको जवाब दिया। एग्जाम्पल तो मैं अच्छा, अब आप मेरे को बताइए, मैं वेस्ट बंगाल में थी तो मैंने काफी सुना कि वहां पे एक सिंडिकेट कल्चर है कि किसी को अगर अपना घर भी बनाना है, फैक्ट्री भी बनानी है, तो उनको ईंटें, पत्थर, रेता, सब कुछ टीएमसी के सप्लायर से ही लेनी पड़ती है। अगर नहीं लेते हैं तो उनको फिर उसके बदले पैसे देना पड़ता है। क्या ये बात में कितनी सच्चाई है?
ना ना, कोई सच्चाई नहीं है, ये सब आपके सोशल मीडिया की बातें हैं और आप मीडिया की बातें हैं जो तो इतने मतलब सालों तक समझ जब में नहीं आई जमीन आज। नहीं, तो लोग इसके बारे में वहां परेशान है या कुछ है, तो ये सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है, तो सोशल मीडिया में आ रहा है, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर लोग इतने परेशान होते तो ममता बनर्जी यहाँ की इतनी पॉपुलर नेत्री हैं, जिस तरह से आप खुद बोल रही है पाँव में पट्टी लेके भी जा रही है तो लाखों लाखों लोग की भीड़ हो जा रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में अगर ऐसा हो रहा होता तो लोग इतने लोग उनके पास नहीं जाते, अगर इतने लोग ममता उनको मां के बनर्जी रूप की में नहीं नेतृत्व देखते, नहीं, इतने लोग उनको नहीं मानते। अगर ममता बनर्जी की के अंडर ये सब नहीं हो रहा होता तो आज ममता बनर्जी को भी व्हील चेयर पे के पोस्टर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती सहानुभूति के लिए। उनका काम बोलता, अखिलेश यादव ने अपने स्लोगन करा था ना यूपी में कि काम बोलता है, तो आज ममता बनर्जी को ये सब नहीं बोलना पड़ता कि मेरे पाँव में लग गई, मेरे पे अटैक हुआ है। नहीं, अब आप तो ये बता रहे कि अगर हमारे पाँव में चोट भी लगी है और हम उफ भी नहीं करें, दर्द का एहसास भी नहीं करें, किसने कहा उफ मत कीजिए, पर अब आप पाँव में आप उसके पोस्टर्स बना के आप लगाएंगे। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर काम करा है तो सहानुभूति के पोस्टर्स क्यों, अगर काम किया है तो सहानुभूति की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप मीडिया के लोग हैं या आप एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। क्यों? आप तो सिर्फ मीडिया पे ममता बनर्जी पे ही सवाल, आप कोई जनरल सवाल नहीं कर रहे हैं। तो जनरल, हमें कोई जब वेस्ट बंगाल में सिंडिकेट की प्रॉब्लम है तो ये बीजेपी की हो गई है। अगर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं तो मैं सवाल कर रही हूँ बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में सवाल कर रही है। नहीं, अगर मैंने आपसे सिंडिकेट का पूछा है, नहीं फरीद जी, अगर मैं आपसे सिंडिकेट के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हो गई। अगर मैं कह रही हूँ कि ममता जी ने इतना काम किया है तो आज उनको पोस्टर व्हील चेयर पे लगाने तो इसमें बीजेपी की प्रवक्ता कैसे हो गई? सिंडिकेट के राज के नाम से जो आदमी को ज्यादा जाना जाता था, एक थे अर्जुन सिंह और एक थे सब्यसाची दत्ता। आज तो वो बीजेपी में चले गए हैं। अब मैं अगर आपकी बात को मान ही लूं तो वो तो किंग पिन होंगे। तो जो लोग आप एडमिट करें कि सिंडिकेट है, हमने कभी एडमिट नहीं किया, मगर जिन लोगों के बारे में इल्जाम था, वही लोग आज बीजेपी के बड़े नेता बने बैठे हैं, एमपी बने बैठे हैं। तो पर आप ये बात मान रहे हैं कि सिंडिकेट राज था? मैंने कभी माना ही नहीं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मानिए इसको कि अगर था, जो लोग इल्जाम लगाते तो उन दो नेताओं पे, वो दो नेता आपके पास चले गए हैं। अच्छा, आप बताइए मेरे पास क्या आ गए? मेरे पास क्या आ गए? मैं कोई बीजेपी की मेंबर थोड़ी ना हूँ या बीजेपी का लीडर थोड़ी ना। पर आप मेरे को ये बताएं, अगर वो नेता बीजेपी में आ गए, अगर वो नेता बीजेपी में आ गए और उनके ऊपर ये इल्जाम है, तो जब वो ममता जी के साथ थे तब ममता जी ने उनको रोका क्यों नहीं? ममता जी ने तो जिन जिन लोगों को रोका तो साइडलाइन में बैठा दिया सजा के रूप में, कि जिन जिन लोगों में खामियां नजर आई तो दूसरे दिन आपकी पार्टी, जो बीजेपी पार्टी है, उनको लेके चली गई, वो शुद्ध हो गए। आज अब जैसे अब मुकुल रॉय जी हैं, आप उनके काफी करीबी थे, तो वो गए हैं पार्टी से, तो आप नहीं जा रहे बीजेपी में? मुकुल रॉय जी तो चले गए, आप उनके बहुत करीबी थे। नहीं, करीबी हर इंसान, हमारे जब नेता हमारे यहाँ पर थे, मैं उनका करीबी था। ये देखिए आइडियोलॉजी की बात होती है, हमारी आइडियोलॉजी बीजेपी पार्टी से नहीं मिलती, इसलिए मैं नहीं गया। अच्छा, देखिए मैं बात कंप्लीट कर लूं कि बीजेपी में आप सिर्फ हिंदू के बारे में सोचती है। हमारी जो पार्टी है, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम इंसान के बारे में सोचते हैं। अच्छा चलिए, मुझे आप प्रधानमंत्री जी की 3 ऐसी योजनाएं बता दें जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं ये योजनाएं सिर्फ हिंदू के लिए है, सड़क में बना रहा हूँ सिर्फ हिंदू के लिए है, आवास और निवास की जो योजना है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मैं शौचालय सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाऊंगा। आप मुझे कोई योजनाएं बताएं जो सिर्फ हिंदुओं के लिए है। देखिए, कुछ चीजें तो बयान नहीं की जाती है ना, लेकिन जहां जुल्म हो रहा था, मोदी जी अगर आवाज उठा देते कि ये गलत हो रहा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, हम मुसलमान लोग खुले दिल से मान लेते और सबसे पहले मैं लाइन में लगा। मतलब आपका ये कहना है कि जुल्म सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर नहीं हो रहा। आप ही ने बात उठाई थी खालिद की, आप ही ने बात उठाई थी इखलाक की। मोदी जी ने बात उठाती हूँ अंकित शर्मा की, मैं बात उठाती हूँ रिंकू की। आप मुझे बताएं कितने हिंदू मरे और कितने मुसलमान मरे? आप लोग ही हिंदू मुसलमान करते हैं और हमेशा आप लोग की हमेशा यही होता है, मुसलमान मर गया, मुसलमान नहीं मरा, एक इंडियन मरा है, और आप ही लोग करते रहते हैं। हम भी यही बात करते हैं,
आप ये बात नहीं करते हैं। डेरेक ओब्रायन एक लाइव एग्जांपल, डेरेक ओब्रायन है जो रिंकू मरता है यहाँ पे दिल्ली में तो उसको मिलने नहीं आते, पर अखलाक मरता है यूपी में तो उसको 1200 किलोमीटर की फ्लाइट लेके आ जाते। तकलीफ हो जाती है ना कि अखलाक का नाम आपको याद रह जाता है। हमको तकलीफ नहीं, हमें तकलीफ इस बात की होती है, तकलीफ इस बात की होती है कि आपने, तकलीफ इस बात की होती है, डेरेक ओब्रायन जाते हैं वो आप भूल जाते हैं। जब आप हाथरस की बेटी के साथ जो रेप हुआ था उसके लिए हमारी टीम जाती है तो आप भूल जाती हैं, आपको अखलाक याद हो जाता है, क्योंकि आप लोग नहीं, हाथरस के केस में, हाथरस के केस में पॉलिटिक्स करने गए थे। अगर सच्ची सिंपैथी होती तो उसके परिवार के लिए भी वहां पे आप कुछ घोषित करते कि हम ये हेल्प करेंगे, वो हेल्प करेंगे। क्या करा आपने घोषित? कुछ करा? इतने हिंदू मर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, इतने आरएसएस के लोग मर रहे हैं, बीजेपी के लोग मर रहे हैं। आपने अभी एक भी बारी, इतनी देर से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने एक बारी भी दुख नहीं जताया इस बात का। आप यही बोल रहे हैं आपस की लड़ाई थी, आपस की लड़ाई थी। ऐसे थोड़ी ना होता है। मुसलमान मरे तो आपस की लड़ाई नहीं, हिंदू अगर हिंदू को कोई मार डाले तो वो आपस की लड़ाई, ये क्या बात हुई? एनीवे, जब हम दूसरी बात करते हैं, पहले एक चीज मैं आपसे पूछूं, ये बात खत्म हो गई है, मेरे को इस बारे में बात नहीं करना, क्योंकि मैं आपको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप बार बार ये बोलते हैं कि मोदी जी हिंदूज के लिए करें, मोदी जी हिंदूज के लिए करें। मैं बोल रही हूँ मेरे को कोई एक ऐसी योजना बता दीजिए जो सिर्फ हिंदूज के लिए है और मुसलमानों के लिए नहीं है, तो सिख्स के लिए नहीं है, तो क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। उनकी जितनी योजना, क्या अभी आप देख लीजिए, वैक्सीन है, वैक्सीन मोदी जी ने लिखा है। नहीं चाहिए हमारे लिए, ममता बनर्जी काफी है। ममता बनर्जी बंगाल में सबको देखती है, सबको एक ही निगाह से देखती है, दिख रहा है, वो काफी दिख रहा है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि अगर इतना अच्छा काम कर रही है तो जीत जाएंगी। अगर अच्छा काम नहीं करिए, लोग 2021 से ज्यादा सीटें लाकर हम यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, आप देखिए। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रही हूँ ममता जी ने काम करा है तो लोग उन्हीं को वोट देंगे। मैं तो इस बात को डिनाई कर ही नहीं रही कि बीजेपी की वोट्स आएंगी। ममता जी ने आपके अकॉर्डिंग काम किया है, बहुत सारा है लोगों के लिए, तो ममता बनर्जी भी करिए। और हमें अपने डेवलपमेंट में भरोसा है। ममता बनर्जी ने जो डेवलपमेंट किया है उसी के आधार पर हम लोगों के सामने वोट मांगने जाएंगे और हम 221 से ज्यादा सीटें लाकर तीसरी बार ममता बनर्जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ममता बनर्जी का, उनके मिनिस्टर्स का, उनके कैडर का, कार्यकर्ताओं का इतना डर क्यों है लोगों के मन में? मैं अभी सुंदरबंस गई तो मैंने इतना पूछ लिया, वहां पे 8-10 जने खड़े थे, किसको वोट दे रहे हो भैया इस बार, टीएमसी की, बीजेपी की, कांग्रेस? तो वो बोलते हैं मत बोलो, यहाँ पे पता नहीं कौन खड़ा होगा, मुश्किल हो जाएगी, हमें मार पड़ेगी, हमारा कल घर आके तोड़ देंगे। इतना खौफ क्यों है टीएमसी का लोगों को? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कुछ गिने चुने अपने लोगों को लेके गई होंगी। मैंने तो किसी मीडिया को कहाँ जाऊंगी? रास्ते में मैं टी स्टॉल पे रुकी हूँ, मैंने क्रूज लिया है, क्रूज पे बात करने की कोशिश करिए। टी स्टॉल पे रुकी हूँ, वहां के होटल में रुकी हूँ, वहां के स्टाफ से बात करिए तो वो इधर उधर देख रहे हैं और कह रहे मैम हमको कुछ नहीं बोलना है मैम, यहाँ पे बहुत डर लगता है मैम, डर है। मैं कैसे बताऊं आपको, कल मैं एक चैनल देख रहा था मध्य प्रदेश का, उसमें नंदीग्राम में गए और कई दाढ़ी टोपी वाले मौलानाओं से वो लोग पूछ रहे थे, वो लोग मोदी जी की तारीफ कर रहे थे कि नहीं, मैं तो वो मोदी जी को दूंगा, तो लोगों को तो आजादी है। इवन एक मुस्लिम कह रहा था, तो लोगों का तरह तरह का होता है। आपको कौन से लोग मिले मुझे नहीं। वेस्ट बंगाल में लोगों को आजादी नहीं है, मुस्लिम को बोलने की आजादी है। कोई और बोल के देखेगा तो टीएमसी के गुंडे। असल में देखिए, जिस तरह से आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन के ही बात कर रही हैं, तो आप तो वैसे ही लोगों के से मिलेंगी। अरे मैं कैसे जानती हूँ सुंदरबंस में कौन है कौन नहीं है? अगर मैं आपको जवाब के ऊपर जवाब दे रही तो मैं बीजेपी स्पोक्सपर्सन हो जाती हूँ। तो अगर मैं टीएमसी की यहाँ तारीफ करूंगी आपने तो ममता बनर्जी की चोट को ही नकार दिया। आप तो उसको बोल रही है कि कल प्लास्टर तो आज बैंडेज कैसे है? एक इंसान, एक 65 साल की लेडी, चोट को नहीं, मैंने चोट के लिए मैंने ये नहीं बोला कि उनको चोट नहीं लगी, मैंने 65 साल की लेडी, 24 घंटे के अंदर। आपको बता दूं, एक 65 साल की लेडी अगर हड्डियां टूट जाए तो जुड़ने में कितनी तकलीफ होती है, और जो उनके वहां फ्रैक्चर हुआ है, आपको लगता है कि नौटंकी में हमने जाकर जानबूझ के तोड़ दिया? मैंने तो एक नौटंकी, आप नौटंकी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने नहीं करा। आप नौटंकी का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने नहीं किया। निकल पड़ी है तो आप लोगों को तकलीफ है। हमको क्यों तकलीफ होगी? मैं तो कह रही हूँ वहां के डॉक्टर, वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स ने तो कमाल कर दिया। वेस्ट बंगाल, आप सही कह रहे हैं, वहां पे मेडिकल अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। उनकी मेहनत, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत को आप तारीफ कीजिए। आप भी एक नारी हैं, आपको तो नारी का दर्द समझना चाहिए। देखिए, जब चीफ मिनिस्टर बनते हो आप और आप पब्लिक स्पेस में आ जाते हो तो ये नारी का कि नारी है तो ये सब चीजें नहीं चलता है।
वो एक लीडर है, उसमें नारी जब मन करता है तो नारी मतलब उसके लिए ऑफेंस ले लेते हैं कि क्यों मैं किसी से कम हूं, और जब मन करता है तो नारी का एक विक्टिम कार्ड खेल लेते। नारी नारी मत कीजिए ना, आप नारी एक मत नारी हो कीजिए, के आजकल की नारी सब पर भारी। आप नारी हो के नारी का अपमान कर रही है। मैंने एक बार भी अपमान नहीं किया, ये क्या नारी का आपको ये अपमान शोभा कर नहीं रही दे है, रहा है। ये नहीं सब मैडम, क्या है, नारी का आपको अपमान कर रही है, और ये सब। अगर आप मीडिया, आप तो मीडिया के लोग अगर होते, अगर मैंने ममता बनर्जी के लिए सवाल पूछा तो मैं नारी का अपमान कर, ये कैसे चलेगा? सवाल करेंगी कल आप मुझे, आप मेरी बात करिए, आप मेरी बात सुनिए। अगर ममता बनर्जी के बारे में मैं सवाल करती हूँ तो वो नारी का अपमान हो जाता है। अरे आप एक महिला का दर्द समझिए, जो दर्द लेकर भी रास्ते में घूम रही है। आपने एक बार भी तारीफ नहीं की। नहीं तो आपको लग रहा, आपको दर्द हो रहा है कि क्यों घूम रही है, लोग उनके पीछे लाखों लाखों लोग मुझे कैसे क्यों आ जा दर्द रहे हैं। होगा, मुझे क्यों अमित शाह दर्द जी होगा? के रैली में लोग नहीं आ रहे हैं। मैं तो बहुत आपको तकलीफ हो रही है। सरप्राइज हूँ, मैं तो लोगों बहुत को खुश तकलीफ हो हूँ रही कि वेस्ट बंगाल के मेडिकल फैसिलिटीज इतनी बढ़िया है, डॉक्टर्स इतने बढ़िया है कि उन्होंने एक दिन में फ्रैक्चर ठीक कर दिया। इस चीज की तो दाद दे रही हूँ मैं वेस्ट बंगाल को, है। दाद इस चीज देनी की मैं चाहिए, तारीफ कर रही हूँ। क्योंकि आप हमारे अच्छे लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं। आज अगर आप फॉरेन में जाकर देखिए, कितने बंगाली बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे यहाँ के वहां गए हुए हैं। बंगाल हमारा हमेशा मैं तो इस कह चीज रही में हूँ कि अब आगे किसी है। को फ्रैक्चर दो हो तो वेस्ट बंगाल ही जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आइएगा, आपका अच्छे से अच्छा, इलाज करवाएंगे। ये जो स्कैम्स हुए हैं, होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है, वो ईडी से समन हुआ है मेट्रो डेयरी स्कैम में। तो अब आप बोलेंगे ये स्कैम नहीं हुआ, ये सोशल मीडिया पे आया है। वेस्ट बंगाल के पुलिस ऑफिसर है विकास मिश्रा जी, वो अरेस्टेड हैं ईडी से कोल स्कैम के लिए। और ये मेट्रो डेयरी स्कैम जो है उसमें 47% वेस्ट बंगाल का था और कैवेंटस का 53% था। तो जिसकी जो 47% था उसकी वर्थ मार्केट वैल्यू 536 करोड़ थी, पर ममता बनर्जी ने उसको 84.5 करोड़ में बेच दिया। ये क्या था, इसको समझा दीजिए लोगों को, ये क्योंकि सवाल लोग तो ना आप ईडी की ऑफिसर हैं और ना मैं जो कंसर्न अथॉरिटी था। ईडी वालों ने होम सेक्रेटरी को चिट्ठी भेजी है, उन्होंने उनसे जवाब मांगा है, उन्होंने उनको बुलाया, तो वो उनका डायरेक्ट सवाल है, उनको जवाब देंगे। तो ये स्कैम हुआ नहीं था मतलब आपके अकॉर्डिंग? स्कैम तो आप बता रहे हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं कोई स्कैम हुआ है। अच्छा, मेट्रो तो डेयरी के बारे में आपको पता ही नहीं है? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ कोई स्कैम हुआ नहीं। हम लोग स्कैम नहीं करते हैं, हम लोग का बहुत छोटा पेट है, हम लोग बहुत छोटे में अपना गुजारा कर और लेते हैं। ये जो ममता बनर्जी, मेरे पास एक गूगल पे एक पिक्चर है, उसमें जो शारदा स्कैम है, चिट फंड था, शारदा चिट फंड और रोज वैली चिट फंड जो था, उनके दोनों के ओनर्स को ममता बनर्जी कालिम्पोंग में मिली हैं। वो पूरे गूगल पे है, सोशल मीडिया पे है। तो वो भी तो एक स्कैम हुआ है, जो इतने लोगों ने सुसाइड कमिट करी है, इतनी औरतों को मैंने रोते देखा है टीवी पे, और हर जगह बहुत कंप्लेन कर रही हैं। तो वो सब मन धड़ंग कहानियां बना रही हैं अबाउट शारदा स्कैम एंड रोज वैली चिट स्कैम। तो मैडम, इसका सवाल भी आप मुझसे क्यों कर रही हैं? आप नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से कीजिए। उन्होंने ईडी लगाई है, उन्होंने सीबीआई लगाई है, 10 साल से इंक्वायरी चल रही है, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जरूर आया होगा। नहीं तो अगर इंक्वायरी चल रही है तो कुछ हुआ होगा, तो इंक्वायरी चल रही है कि नहीं? अरे भाई, तो अब आप तो सीबीआई ऑफिसर हो नहीं सकती, ईडी की डायरेक्टर आप हो नहीं सकती, ये तो वो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, आप उनसे पता कीजिए। आप तो गलत इंसान से पूछ रही हैं। ये तो लग रहा है आपकी पर्सनल ग्रज किसी के साथ कुछ है। आप कैमरा लेके बैठ गई और आप वो बात कर रही हैं। नहीं मतलब स्कैम्स के बारे में, वेस्ट बंगाल में जो स्कैम्स हुए हैं उसके बारे में पूछना पर्सनल ग्रज में आ जाता है। नहीं, अगर स्कैम्स के बारे में पूछना पर्सनल ग्रज में आ जाता है। बीजेपी के लोग जाके मैं बीजेपी आपको जानती नहीं, मैंने, आप एक जनरल सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी सेल के, मैंने आपसे इंटरव्यू का टाइम मांगा। मेरे को आपसे पर्सनल ग्रज क्या हो सकता है कि जो मैं आपसे स्कैम्स के बारे में, आपको पार्टी से, मेरी पार्टी आप मना कर दीजिए कि स्कैम्स नहीं हुए हैं। आप मना कर दीजिए ना, आगे से तोहमत ना लगाएं। नहीं, आप तोहमत लगा रही है ना। स्कैम यहाँ कोई हुआ आपसे नहीं, हमारा बंगाल स्कैम नहीं करता है। मैंने कहा क्या यहाँ पे स्कैम नहीं होते, स्कैम्स हुए हैं? मैंने आपसे होते पूछा क्या ये स्कैम्स हुए हैं? आप कह रहे हैं कि आप तो कोई पर्सनल ग्रज रखकर आई हैं, तोहमतें लगा रही हैं। मैंने तो तोहमत लगाई नहीं, मैंने पूछा क्या ये सारे स्कैम्स हुए हैं? जो सीबीआई 10 साल से मुकुल राय जी से, अर्जुन सिंह जी से, शुभेंदु अधिकारी से सवाल पूछ रही थी, वो सवाल का अभी तक हल नहीं निकाल पाई। वही सवाल आप लेके बैठी है और मुझ जैसी नाची से सवाल। तो मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप बोल दें कि स्कैम्स नहीं। आप तो मीडिया में है, आप बोल रहे हैं। मैं मीडिया में हुई नहीं, मैं तो मैं मीडिया में नहीं हूँ।
मैं मीडिया में नहीं हूँ, मैं एक जनरल एक आम इंसान हूँ, आम आदमी हूँ, एक कॉमन मतलब नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ जो आपसे सवाल पूछी। चलिए, आप कह रहे हैं स्कैम्स भी नहीं हुए, मौलवीज को लेके तनख्वाह का क्या चक्कर था वेस्ट बंगाल में? चक्कर क्या हुआ था मौलवीज की तनख्वाह को लेके कि 2500 से लेके 30,000 तक की सैलरी मौलवीज को दी जाएगी, तो मंदिर के पंडितों को भी दी गई है? बिल्कुल दी जा रही है। कितनी दी जा रही है? दिया जा रहा है। अगर यहाँ हमने आपको जैसा बताया ना कि हमारे यहाँ पर सबको एक निगाह से देखा जाता है। नहीं तो मंदिर के पंडितों की पुरोहित को ही भत्ता मिलता है। चलिए आप बता दीजिए, मंदिर के पंडितों की कितनी महीने की कितनी सैलरी दे रहे हैं आप लोग? नहीं, आप हमसे एक पहले ही बात बता दी कि आप कौन सी मीडिया से? मैं किसी मीडिया से नहीं हूँ, मैं बोली मैं एक आम नागरिक हूँ जिसके थोड़े सवाल है। मैं ये पूछ रही हूँ, मौलवीज की 2500 से लेके 30,000 तक की सैलरी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, तो मंदिरों में कितनी सैलरी, मंदिरों के पंडितों के लिए कितनी सैलरी डिसाइड की है? नहीं, आपको सब कुछ मालूम है, हम दे रहे हैं आपको। आप पूरी तैयारी करके बैठी हैं, आपको सब कुछ मालूम है। आपको हर चीज का जवाब दूंगा। पूछ रही हूँ कि अगर मंदिर में पंडितों को क्या सैलरी डिक्लेयर करिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट? आप कलकत्ता आइए, मैं आपको साथ लेके चलूंगा। जवाब तो दे दीजिए। लेके जाऊंगा। मैं कह रही हूँ मंदिर, आप मेरे को जवाब ही नहीं दे रहे। मैं कलकत्ता हूँ, मैं आपको पिछले 1 घंटे से जवाब दे रहा हूँ। इंटरव्यू आधे घंटे का होता है। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हूँ मैं। मेरे को कोई गरज है आपसे? आप ऐसी बातें मत करें, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर मौलवीज को सैलरी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट दे रही है, तो पंडितों को, मंदिर में जो पंडित होते हैं, उनको कितनी सैलरी दे रही है महीने की? हाँ जी, पूरी सैलरी दे रही है। आपको पता कर लेना चाहिए कितनी दे रही है, वही तो मैं पूछ रही हूँ। हम दे रहे हैं सैलरी, कितनी दे रहे हैं अभी आपको नहीं पता पाएंगे। अगर आप किसी मीडिया से होते तो मैं आपको पूरी डिटेल अभी देता, लेकिन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। पूरी डिटेल है मेरे पास, लेकिन आपको मैं नहीं दे पाऊंगा कि मंदिरों में सैलरी मिल रही है। सवाल बताइए आपका, और कितने सवाल बचे? मंदिरों में सैलरी मिल रही है पंडितों से? पुरोहित को हम लोग पूरी सैलरी दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप बोल रहे हैं, मैं मान रही हूँ आपकी बात। मैं आपकी बात डिनाई नहीं कर रही। और कितना वक्त लेंगे आप ये बताइए? अच्छा, अब देखिए, साइक्लोन आया और कोविड का भी टाइम आया, लॉकडाउन पीरियड हुआ, सब कुछ हुआ, तो सेंटर से जो पैसा आया, टेंट्स आए साइक्लोन के लिए, राइस आया, सब आया, वो जमीन पे सब लोगों को मिला है? आप तो जमीन पर गई थी, आपको पता होना चाहिए कि मिला। आपसे पूछ रही हूँ ना, आप तो कह रहे हैं कि इतना काम किया है ममता दीदी ने। 11,000 करोड़ का आप मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे, आप तोहमतें लगा रहे हैं। अरे तो मैं आपके सवाल से पहले आपको जवाब दे रहा हूँ। आप तोहमत लगा रहे हैं, आप मुझे जवाब किसी भी बात का नहीं दे रहे। सॉरी मैडम, आपको मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। आई एम सॉरी।